हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने मूवी केरला 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यह मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी के बाद आखिरकार यह मूवी रिलीज हो ही गई। इसी तरह जब केरला स्टोरी मूवी आई थी तब भी बहुत बवाल हुआ था। इस बार भी इस मूवी की कहानी की वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 3 लड़कियों के बारे में बताया जाता है। यह तीनों वही लड़कियां हैं जिनके साथ यह सब कुछ हुआ है। उनमें से एक ने अपने बाल काटकर खुद को फांसी लगा ली और मरने से पहले उसने एक लेटर भी लिखा हुआ है। वहीं उनमें से दूसरी लड़की को कुछ लोगों ने जंगल में दफन कर दिया था और तीसरी लड़की को एक ऐसी जगह भागने की कोशिश करती है जहाँ पर वो फंसी हुई है। उस पर बहुत सारे जुर्म हो रहे हैं। वह जान बचाकर छत से कूद जाती है। इनके साथ बहुत ज्यादा जुर्म हुए हैं। इन्हें किस तरह से फंसाया जाता है यह जानने के लिए कहानी के फ्लैशबैक में जाती है। सबसे पहले हम सुरेखा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि केरल में रहती है और वह हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। सुरेखा के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं। वह एक पढ़ी लिखी लड़की है। इसके साथ उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। साथ ही साथ उसकी फैमिली ने उसे ये भी सिखाया है कि वो सारे धर्मों की इज्जत करे। फिर दूसरे सीन में हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की नेहा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो जेवलिन थ्रो की बहुत अच्छी प्लेयर है। नेहा के पिता उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी नेशनल खेले। साथ ही साथ उसके पिता का कहना है कि जब नेहा नेशनल खेलेगी उसके बाद ही उसकी शादी होगी। फिर हम तीसरी लड़की को देखते हैं जो कि राजस्थान की रहने वाली है। उसका नाम दिव्या है। उसे इंस्टाग्राम पे रील बनाने का बहुत बड़ा शौक है और उसके घर वालों ने भी उसे परमिशन दे रखी है। दिव्या को डांस करना बहुत पसंद है और वह ज्यादातर रील सांस्कृतिक डांस की ही अपलोड करती है। दिव्या की उम्र 16 साल है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रशीद है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रशीद दिव्या को बहुत सपोर्ट भी करता है, लेकिन साथ ही साथ वह कहता है कि यदि तुम्हें फेमस होना है तो तुम्हें सांस्कृतिक डांस की जगह ग्लैमरस वीडियो डालना चाहिए। फिर वह एक दिन जरूर आएगा जब तुम फेमस हो जाएगी। नेहा भी राजू नाम की एक लड़की से प्यार करती है। राजू का कहना है कि वह जल्द से जल्द शादी करना चाहता है, लेकिन नेहा का कहना है कि जब वह नेशनल नहीं खेल लेती तब तक वह शादी नहीं करेगी। अभी उसे बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। लेकिन राजू उसे समझाता है कि तुम शादी के बाद भी खेल सकती हो। मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए बेस्ट कोच के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन यह ऑफर तभी लागू होगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगी। और यदि तुम मेरे प्यार पर यकीन नहीं करती हो तो आज के बाद मुझसे मत मिलना। नेहा के कुछ रिएक्ट न करने से राजू अपना हाथ काटने लग जाता है। तब नेहा को यकीन हो जाता है कि राजू सच में उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए नेहा शादी के लिए मान जाती है और वहाँ सुरेखा भी सलीम नाम के एक आदमी से प्यार करती है। सलीम शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन सलीम ने सुरेखा से कह दिया है कि वह जल्द से जल्द अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देगा और उससे शादी कर लेगा। सुरेखा हिंदू है और सलीम मुस्लिम है, इसलिए सुरेखा कहती है मैं शादी के बाद अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करूंगी। सलीम भी उसकी बातों से एग्री करता है। शादी के बाद तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रह सकती हो। इसलिए सुरेखा को भी लगता है कि सलीम सबसे अलग है। साथ ही साथ सलीम उससे कहता है कि हमें एक दूसरे को जानने के लिए अच्छा मौका है और हम चाहे तो लिव इन में रहेंगे। इससे हम एक दूसरे को जान पाएंगे। इसके लिए सुलेखा भी एग्री हो जाती है और कहती है मैं अपने घर वालों से बात करके बताऊंगी। वहीं नेहा और राजू डिसाइड करते हैं कि वह घर वालों को बिना बताए शादी करेंगे, क्योंकि यदि बताया तो नेहा के पिता अभी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसलिए वह किसी को बिना बताए मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। वहीं सुरेखा घर जाकर अपने पेरेंट्स से बात करती है। वहीं सलीम के साथ लिविंग में रहना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ है। इस पर सुरेखा का कहना था हमारा परिवार का सोच औरों के परिवार से अलग है। हम एजुकेटेड लोग हैं और सलीम औरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की आगे चलकर सलीम तुमसे कहेगा कि तुम अपना धर्म बदलो, लेकिन सुरेखा मानने वाली नहीं थी। उसने कहा मैंने सलीम से पहले ही बात कर लिया है, मैं शादी के बाद अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या रशीद के कहने पर ग्लैमरस वीडियो डालने लगती है। ऐसा करने से उसकी काफी सारी वीडियोस वायरल भी हो गई और ऐसी वीडियो बनाने में दिव्या का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसके घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह ऐसा न करे, जिस तरह पहले सांस्कृतिक वीडियो डालती थी वह वैसे ही डाले, लेकिन दिव्या ने नहीं मानी और इस वजह से उसके घर में झगड़े भी शुरू हो गए। वहीं नेहा के पेरेंट्स नेहा की शादी के बारे में बात कर रहे थे, तब उन्हें नहीं पता था नेहा तो पहले ही शादी कर चुकी है।
अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर नेहा ने खुद ही बता दिया कि उसने शादी कर ली है। अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह उस घर में ना रहे और वह अभी अभी उससे जिससे उसने शादी की है उसके साथ चली जाए। यहाँ सुरेखा ने अपने पेरेंट्स की परमिशन ले ही ली थी। उसके पिता उससे कहने लगे कि बेटा जो भी करना सोच समझ कर करना, जब भी कोई जरूरत पड़े तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहेंगे, हमें याद करना। वहीं दिव्या रशीद से बताती है कि उसके घर वाले उसे यह रील्स नहीं बनाने देते। वह कभी कमरे की लाइट्स बंद कर देते हैं तो कभी मेरे फोन का चार्जर छुपा देते हैं। इस पर रशीद कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा, तुम जैसी रील बनाना चाहोगी वैसी बना सकती हो। रशीद की बातें सुनकर दिव्या को लगता है कि वही उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, वही उसे समझाता है और उसे अपने घर वालों से ज्यादा रशीद अपना लगने लगता है। वह अपने घर वालों को बिना बताए रशीद के साथ भाग जाती है। अभी दिव्या सिर्फ 16 साल की ही है। नेहा राजू के साथ उसके घर चली गई, वहीं सुरेखा सलीम के पास चली गई और वहीं दिव्या रशीद के साथ। तीनों बहुत खुश हैं। दिव्या रशीद के घर पहुंचती है। उसके घर का माहौल काफी अलग था, लेकिन दिव्या को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी तो वह बस रील बनाना चाहती थी। वह यही सोच रही थी कि वह रशीद के साथ एकदम आजाद है। वहीं नेहा को राजू की एक सच्चाई पता चलती है। उसका नाम राजू नहीं बल्कि मोहम्मद फैजान है। जब नेहा को यह बात पता चली तो वह राजू पर बहुत गुस्सा करती है, उसे थप्पड़ भी मारती है कि उसने उसके साथ धोखा किया है। फैजान उसे कहता है कि यदि मैं तुम्हें अपना असली नाम बता देता तो तुम मुझसे शादी कभी नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हें पाना चाहता था। वहीं दिव्या जब रात को रील्स बना रही थी तो रशीद के घर वाले उसे देख लेते हैं। वह रशीद से कहते हैं कि दिव्या से वह कहे कि वह इस तरह की रील्स ना बनाए, लेकिन अभी रशीद दिव्या को नहीं रोकता। वह सुरेखा और सलीम भी उधर लिविंग में रहने लगे थे। सुरेखा उसके बारे में बहुत खुश थी, लेकिन सलीम के बारे में उसे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। वह क्या करता है, कहाँ रहता है। यहाँ नेहा पर फैजान हाथ भी उठाने लगा। नेहा जब भी उसे धोखेबाज कहती वह उसे बुरी तरीके से पीटता। उससे कहता कि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय मेरे पास रहने के अलावा। तुम अपने घर जाकर यदि बताओगी कि तुमने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। और फिर नेहा को फैजान की एक और बात पता चलती है कि उसे नेहा से शादी करने के 4 लाख मिले हैं और यह काम एक मौलवी करता है। इनका एक ग्रुप है जो हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाता है और उनसे शादी कर लेता है। इस ग्रुप में फैजान भी है। फैजान को मौलवी ने यह भी कहा है कि वह जितनी ज्यादा हिंदू लड़कियों को लेकर आएगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। वहीं दिव्या रशीद से कहती है कि तुम्हारे घर वाले मुझे रील्स क्यों नहीं बनाने देते। तब रशीद ने उससे कहा कि तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी और फिर तुम रील्स बना सकती हो। दिव्या को भी लगा कि यही सही होगा, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाती है और वहीं नेहा भी, क्योंकि अब नेहा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं दिव्या के घर वालों को पता चल चुका था कि वह किसके साथ गई है, इसलिए वह रशीद के खिलाफ केस कर देते हैं और वह उस पर ऐसा केस डालते हैं क्योंकि दिव्या नाबालिग है। लेकिन रशीद अपने लोगों के साथ मिलकर यह डॉक्यूमेंट्स बना लिया था जिसमें दिव्या 18 साल की है और पुलिस वाले दिव्या के पेरेंट्स की बात नहीं मानते। फिर नेहा और फैजान के मुस्लिम रिवाज से शादी की जाती है। जिस मौलवी के लिए फैजान काम करता है वह मौलवी उससे कहता है कुछ दिनों के लिए तुम अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ जाओ। और फैजान को इस बात से कोई एतराज नहीं था क्योंकि वह तो मौलवी के लिए ही काम करता था और सिर्फ पैसों के लिए वो फिर नेहा को मौलवी के घर पर छोड़ जाता है। नेहा के साथ हर रोज मौलवी जबरदस्ती करता है और वह चाहकर भी वहां से नहीं भाग सकती। उसे वहां 40 दिन तक रखा जाता है। यहाँ फैजान अपनी मम्मी को बताता है कि मुझे नेहा को यहाँ लाने के 5 लाख मिले थे, लेकिन मौलवी ने कहा यदि वह कोई ब्राह्मण लड़की को लेकर आएगा तो उसे उसके 12 लाख मिलेंगे। तब उसकी अम्मी उससे कहती है तो फिर नेहा का क्या करना है। फैजान कहता है कि उसके साथ वही करो जो सब लोग उसके साथ करना चाहते, लेकिन सब लोगों से पैसे जरूर लेना। नेहा अब बेचैन होकर घर से तंग आ चुकी थी, लेकिन इस घर में भी उसे रोज सौदा होता था और पता नहीं वह किस किस के हाथों में गई। नेहा अपने पेरेंट्स के खिलाफ शादी की थी, अब उसे उसकी गलती पर पछतावा है। वो अपने पेरेंट्स को याद करती है। वहाँ दिव्या भी अब कन्वर्ट हो चुकी थी, साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी है। उसे लगता है कि अब वो आजाद है और खुशी खुशी वह रील अपने कमरे में बनाने लगी। तभी वहां पर रशीद आता है। वह उसका फोन बंद कर देता है। वह उससे कहता है कि आज के बाद तुम यह नाच गाना नहीं करोगी क्योंकि हमारे मजहब में नाच गाना हराम है। यह बात सुनकर दिव्या हैरान थी।
उसने कहा, तुमने ही तो कहा था कि कन्वर्ट होने के बाद मैं जिस तरीके से रह उस तरीके से रह सकती हूँ, चाहे रील बना सकती हूँ। तब रशीद कहता है कि यदि यह बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम कन्वर्ट नहीं होती। इस बात पर दिव्या उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में रशीद भी उसे बुरी तरीके से पीटता है। वहीं दूसरी तरफ हम सलीम और सुरेखा को देखते हैं कि वो अपनी बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन सलीम की वाइफ, उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है। तब सुरेखा सलीम से कहती है, तुम्हारी एक्स वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है? तब उसकी वाइफ कहती है कि मैं एक्स नहीं, वाइफ ही हूँ, मुझे अभी तलाक नहीं दिया गया। सुरेखा यह बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि सलीम ने उसे बताया था कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका है। तब सलीम ने उससे कहा, मेरे पास मेहर के रकम नहीं है, इसलिए मैं इसको तलाक नहीं दे सकता। कुछ दिनों की बात है, उसे यहाँ रहने दो, फिर वो चली जाएगी। इसलिए सलीम की पहली बीवी भी वहाँ पर रहने लग जाती है। अब उनके घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। एक दिन सलीम सुरेखा से कहता है, यदि तुम्हें हमारे साथ रहना है तो कन्वर्ट होना पड़ेगा। सुरेखा का कहना था कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगी और अब भी यही कह रही हूँ। इस पर सलीम को गुस्सा आने लगता है। सुरेखा उसे कहती है कि वो सलीम कहाँ गया जो समानता की बात करता था। सलीम इस पर कहता है कि वह सलीम अब नहीं रहा, यह एक नया सलीम है जो कि पूरे इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहता है। वह गुस्से में सुरेखा को एक कमरे में बंद कर देता है। इस तरह कुछ महीने बीतते हैं और हम देखते हैं कि दिव्या ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिव्या की जिंदगी में बच्चे के आने से वो काफी हद तक खुश रहने लगी थी, लेकिन एक दिन रशीद उसे अपनी दूसरी बीवी लेकर आया। यह देखकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सवाल करने पर रशीद उसे मारता पीटता और वो अपनी दूसरी बीवी को बताता कि दिव्या की चाल चलन ठीक नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता यह जो बच्चा है यह मेरा भी है या नहीं। वहां पर नेहा के साथ जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उसने फैजान के सामने विनती भी की कि वह उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो न वहां से भाग सकती है, न उसके पास कोई फोन है वह किसी से हेल्प मांग सके। यहाँ सुरेखा के पास कुछ और औरतें आती है जो कि जबरदस्ती उसके मुंह में पकड़कर उसे बीफ खिलाती है। यहाँ दिव्या के पेरेंट्स कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। यदि आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो इस तरह हमारी बहन बेटियों के साथ सब गलत करते रहेंगे। मुझे अपनी बेटी के लिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन अभी भी दिव्या के पेरेंट्स के सपोर्ट में कुछ लोग नहीं आए। हाँ, दिव्या रशीद की दूसरी वाइफ से बात करती है। वह बताती है कि मैं भी हिंदू थी और मुझे कन्वर्ट किया गया है। तब दिव्या उसे समझाती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से भाग जाए, नहीं तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तब वो रशीद की बीवी दिव्या को फोन देती है और उसकी मदद करती है। फोन के जरिए दिव्या अपने पेरेंट्स से बात करती है। दिव्या के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि यदि कोई वीडियो बनाकर हमारे पास भेज दे तो हम पुलिस से उन लोगों की मदद ले सकेंगे, क्योंकि हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। उस वीडियो के जरिए हम लोगों को यकीन दिला सकते हैं। फिर दिव्या ऐसा ही करती है। वो उस वीडियो को पोस्ट करने ही वाली थी, तभी रशीद वहां पर आ जाता है। लेकिन रशीद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। इस तरह दिव्या की जान चली जाती है। वहीं नेहा भी जुल्म बर्दाश्त करने की हद पार कर चुकी थी। एक दिन कमरे का दरवाजा खुला रह जाता है और वो कमरे से निकलकर छत से कूद जाती है। वहीं सुरेखा भी उस कमरे में बंद है और उसने डिसाइड किया है कि वह भी अपने आप को खत्म कर देगी। उसने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था उसने जो भी डिसीजन लिया वो बहुत गलत था, उसे अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए थी। और साथ ही साथ उसने लिखा जब उसकी बॉडी मिले तो उसका अंतिम संस्कार हिंदू रिवाज से किया जाए। इसके बाद सुरेखा अपने बाल काटती है और अपने आप को पंखे से लटका लेती है। उसने बाल इसलिए काटे थे क्योंकि यह बाल सलीम को बहुत पसंद थे। वहीं रशीद की फैमिली एक प्लान करती है कि दिव्या को वो इस तरह से नहीं दफनाएंगे, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके हाथ पैर काटकर जंगल में दफना देते हैं। यह सब रशीद अपनी दूसरी बीवी के सामने कर रहा था और वह डरी सहमी इन सब में शामिल हो गई। लेकिन रशीद और उसकी फैमिली पकड़े गए क्योंकि सुबह सुबह एक आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और वह देखता है कि एक डॉग किसी चीज को खोद रहा है। वहां जाकर देखता है तो वहां पर एक हाथ मिलता है। वह तुरंत ही इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं नेहा छत से कूदकर सीधा थाने पहुंचती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ पुलिस को बता देती है। और फिर यह चारों बात आग की तरफ फैल जाती है और पुलिस एक्टिव हो जाती है। उन सभी लड़कों को पकड़ लिया जाता है। एक एक करके सलीम, रशीद और फैजान पकड़े जाते हैं। साथ ही साथ मौलाना भी पकड़ा जाता है और धर्म परिवर्तन के सारे अड्डे पुलिस नष्ट कर देती है। सुरेखा की माँ को उसके लिखे लेटर्स मिलते हैं जिसमें सुरेखा अगले जन्म में वापस हिंदू धर्म में जन्म लेने की बात कहती है
और नेहा को भी उसके माँ बाप अपना लेते हैं। नेहा के पिता अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। यदि वह नाराज होकर उससे सारे रिश्ते न तोड़ते तो उनकी बेटी को यह सब न झेलना पड़ता। फिर लास्ट सीन में दिव्या के पेरेंट्स उसके बच्चे को अपने पास ले आते हैं और उसका नामकरण किया जाता है। साथ ही साथ आखिर में कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताया जाता है जो कि रिसेंटली घटित हुई है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ, एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।